हाँ जी बच्चे, हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, है ना। और नर्वस सिस्टम में हम लोग को या जहां तक याद है कि हम लोग पढ़ चुके थे डिफरेंस बिटवीन, अभी स्टार्ट हुआ क्या रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं है। तो हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके थे डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चों का डाउट है कोऑर्डिनेशन और अच्छा ये सुमन लेक्चर देख के आए हो? सुमन यस सर। समझ में आया था? यस सर। कोई डाउट भी है? नो सर। चलिए, तो रिवा ने डाउट पूछा है कि सर कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेटिव सिस्टम में क्या अंतर है। 1 सेकंड थोड़ा वेट कीजिए, ये बार बार कॉल कर रहा है, लगता है इमरजेंसी। हाँ, तो मैं बता रहा था क्या, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेटिव सिस्टम। देखो कोऑर्डिन, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा इसको इमरजेंसी एक चीज भेजना है इसको। आपको क्या लगता है रिवा, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेटिव सिस्टम एक ही चीज है या अलग अलग है? रिवा सेम ही लगता है। हाँ, सेम नहीं है ना, बात ये है, सेम नहीं है। अच्छा, सेम क्यों लगता है? सर क्योंकि वो कोऑर्डिनेट कर रहा है तो उसी को हम इंटीग्रेटिव सिस्टम बोल रहे थे, तो साथ साथ अगर कोऑर्डिनेशन कर रहा है तब तुम सुने गलत। चलिए, देखिए अंतर ये है कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेटिव सिस्टम में। कोऑर्डिनेशन का मतलब समझते हैं, सब मिलजुल के काम करेगा। सुनेगा, ध्यान से सुनेगा मैं क्या बोलता हूँ। चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो स्केलेटल सिस्टम ही क्यों ना हो। उसी में तो मस्कुलर सिस्टम भी आता है, मसल उसी में पड़ता है ना, स्केलेटल सिस्टम थोड़ा सा अलग से मस्कुलर सिस्टम कह के, ठीक है। चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, ये जितने भी सिस्टम है आपस में सब मिले जुले हैं, मिलजुल के काम करते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का सभी पे कंट्रोल है, नर्वस सिस्टम का सभी पे कंट्रोल है, सभी पे, यस। ऐसे ही एंडोक्राइन सिस्टम का भी सभी पे कंट्रोल है, ओके। एंडोक्राइन सिस्टम का तो परफेक्टली सभी पे कंट्रोल है, ओके। तो ये तो क्या हुआ कि नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम सभी को कंट्रोल कर रहे हैं। अब समझिएगा, ये सब एक दूसरे में भी आपस में कोऑर्डिनेटेड है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे का वर्क दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्क आपस में कोऑर्डिनेटेड है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ये वाला भी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन, ये भी कोऑर्डिनेशन, मतलब एक सिस्टम दूसरे पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो डाइजेस्टिव एक्टिविटी बढ़ाना है तो आप डाइजेस्टिव हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाइए, एंडोक्राइन सिस्टम को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का रोल बढ़ाना है तो आप ब्लड प्रेशर को बढ़ाइए, फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ जाएगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम सर्कुलेटरी पे डिपेंडेंट है। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो ब्लड प्रेशर जब आप बढ़ाइएगा तो पर यूनिट टाइम में ब्रीदिंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक सिस्टम का फंक्शन दूसरे सिस्टम के फंक्शन पर इंटरडिपेंडेंट है, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन, जो हर सिस्टम एक दूसरे पर कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहा है और एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। जब बात नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की केवल करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर कंट्रोल, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो वहां पर हम बात करते हैं केवल इंटीग्रेटिव सिस्टम की, बाकी कहीं बात नहीं करते इंटीग्रेटिव। और यही दोनों मिलकर इन सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटिव सिस्टम। तो आप कॉमनली ये कह सकते हो कि इंटीग्रेटिव सिस्टम
बाकी के सारे सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, ये भी कह सकते हो। क्योंकि देखो इधर ब्लू वाला और पीला वाला क्या है, एंडोक्राइन और नर्वस का अदर सिस्टम पर कंट्रोल, और मैंने इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया, इंटीग्रेटिव सिस्टम, क्योंकि ये एक दूसरे को रेगुलेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटिव सिस्टम को मिला के इन सारे सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेटिव सिस्टम अलग अलग चीज है। हाँ, इंटीग्रेटिव सिस्टम इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेशन, बट एवरी कोऑर्डिनेशन इज नॉट द इंटीग्रेटिव सिस्टम। इंटीग्रेटिव सिस्टम मतलब मिलजुल कर रेगुलेट करने वाला काम। तो रेगुलेट करने का काम तो नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम का केवल यही काम है पूरे बॉडी में, कि पूरे सिस्टम को रेगुलेट कीजिए। अब समझ में आ रही बात? Yes, हाँ sir. हाँ, तो ये अंतर है उनमें। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और भी किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है। लैग हो रहा है? वन सेकेंड, चलिए अब नहीं होगा, अब नहीं सर होगा। अब वाइवा हाँ। नहीं होगा क्या? क्या क्या? अब वाइवा नहीं होगा? अब वाइवा नहीं नहीं, होगा? वाइवा जो है अब इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दिया है। सेमी मेजर, मेजर, ये सब आप मतलब लगभग आप समझिए कि आपका हर 10 दिन पे टेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं वाइवा लूंगा तो बच्चे अब काफी ज्यादा हो रहे हैं, अभी बच्चे और भी बढ़ेंगे। 10th का रिजल्ट आएगा तो बच्चे और आएंगे, फिर 12th का रिजल्ट आएगा और बच्चे आएंगे, फिर नीट हो जाएगा तो और बच्चे आएंगे। तो वाइवा कंटिन्यू करना संभव नहीं है। ठीक है, तो हाँ ये है कि मेरा मन कभी भी होगा, किसी से कुछ भी पूछ सकता हूँ। वाइवा कंटिन्यू करना संभव नहीं है, नहीं तो सिलेबस हमारा लैग करेगा। ठीक है, इसीलिए चलिए टेस्ट दीजिए, टेस्ट में परफॉर्म कीजिए। मैंने तो टेस्ट में आपके लिए प्राइज भी रखा है। लास्ट टेस्ट में जिसका 324 से अधिक था उसको प्राइज मिल भी चुका है, वो ऑफलाइन आ रहे हैं। इस टेस्ट, अच्छा इस टेस्ट में 3, अच्छा वो अभी फाइनल रिजल्ट मैंने निकाला नहीं है, निकालूंगा कल, आज निकाल दूंगा फाइनल रिजल्ट। जिसका 324 से अधिक होगा उसको मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो टेस्ट में दीजिए आप परफॉर्मेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे बच्चे नर्वस सिस्टम की। एक बात बताइए, मैंने आपको नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस बताया था। नर्वस सिस्टम फास्ट रेस्पॉन्स देता है, क्विक रेस्पॉन्स देता है, भले शॉर्ट टाइम के लिए देता है, जल्दी से अपना काम तमाम कर लेता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, जहां इंफॉर्मेशन भेजना है वहीं जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। ये करंट बना के इंफॉर्मेशन भेजता है, जिसको बोलते हैं नर्व इंपल्स। पढ़ेंगे कैसे बनता है करंट। एंडोक्राइन सिस्टम इसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो है ना। क्या है वो, हार्मोन बना के भेजता है ब्लड के माध्यम से। टारगेट ऑर्गन उसका कहाँ है, ये वाइड स्प्रेडेड है, धीरे धीरे पहुंचेगा, समय लगेगा, रेस्पॉन्स आने में भी समय लगेगा, लॉन्ग लिव्ड रेस्पॉन्स होगा। तो एक बात बताइए, इतना सोचने के बाद सभी लोग बताइए किनको अच्छा लगता है नर्वस सिस्टम और किनको अच्छा लगता है एंडोक्राइन सिस्टम? पढ़ने में नहीं, बॉडी में फंक्शन जो कर रहा है। किनको लगता है कि सर ज्यादा बढ़िया तो नर्वस सिस्टम है, और किनको लगता है एंडोक्राइन सिस्टम? चैट में लिखिए जल्दी से, NSES। किनको अच्छा लगता है सर नर्वस सिस्टम ज्यादा बढ़िया कंट्रोल करेगा, और किनको लगता है एंडोक्राइन सिस्टम बढ़िया कंट्रोल करेगा? दो में से एक अगर चूज करना हो, किनको लगता है ऐसा कि सर नर्वस सिस्टम बढ़िया है, सर वही तो बढ़िया है, मस्त है, तो उसमें क्या दिक्कत है? चलिए, ऑलमोस्ट सभी बच्चे को लग रहा है कि नर्वस सिस्टम इज बेस्ट। सही बात है, नर्वस सिस्टम बढ़िया है, बढ़िया कंट्रोल करता है, सब कुछ मस्त है। अब आप सोचो, जब सब कुछ चल ही रहा था नर्वस सिस्टम से, बढ़िया कंट्रोल चल रहा था, जब देश का महामहिम बनाया गया राष्ट्रपति को, तो क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री बनाने की? है, जब राष्ट्रपति के हाथ में बहुत अच्छा कंट्रोल है पूरे देश को कंट्रोल करने का, तो बढ़िया है ना यार। ऑन द स्पॉट ऑर्डर देते हैं वो, तो जो भी देना है क्विक रिस्पॉन्स देना है। इतना बढ़िया सिस्टम है नर्वस सिस्टम का, फास्ट रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत काम तमाम करा देंगे, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, करंट बना के भेजेंगे इंपल्स इंफॉर्मेशन को। तो क्या जरूरत थी एंडोक्राइन सिस्टम को आने की? क्या जरूरत थी एंडोक्राइन सिस्टम के नाम पर ग्लैंड्स को बनने की बॉडी में? इतना इतना जगह घेरा हुआ है ग्लैंड्स हमारे बॉडी में, बहुत सारे ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे। आपके बॉडी का मेजर बहुत सारा पोर्शन वो ग्लैंड आपका ऑक्यूपाई किया हुआ है। ब्लड में फालतू में बना बना के हार्मोन डाल रहा है, क्या जरूरत थी जब नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर ही रहा है? चलिए, जो लोग आंसर बताना चाहते हैं हाथ खड़ा कीजिए, मैं पूछ लूंगा। सवाल समझ गए ना, कि जब नर्वस सिस्टम इतना बढ़िया है, इतना फास्ट रेस्पॉन्स देता है,
तो क्या जरूरत थी एंडोक्राइन सिस्टम को लाने की? सुमन इधर देखिए, ध्यान दीजिए इधर। सुमन उधर कहाँ देख रहे हैं? सोच रहे हैं या फिर कहीं और देख रहे हैं? इधर ध्यान दीजिए। चलिए, जो लोग आंसर देना चाहते हैं हाथ खड़ा कीजिए कि सर एंडोक्राइन सिस्टम क्यों आया, उसका जवाब है। चलिए बताइए कौन कौन देना चाहते हैं आंसर। केवल एक बच्चा है, हर्ष, बाकी कोई नहीं। अतीक, रिभा। चलो पहले रिभा को बोलने दो। बोलो रिभा। सर क्योंकि लोअर इन्वर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, तो उसका कैसे कोऑर्डिनेशन हो सकता है? अच्छा, इसके लिए एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब वहां ग्लैंड मिलता है भले ही न्यूरॉन ना मिलता हो। ठीक है, यही बोलना चाह रहे हो ना आप? चलिए अगला अगला अगला। Yes, sir. बोले जी हर्ष। ये सर पहला रीजन ये है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्विक रिस्पॉन्स करता है, जबकि ईएस स्लो करता है। तो हम उससे एक बेनिफिट लेते हैं, जहाँ पे लॉन्ग वर्क होता है, डीप पेनिट्रेशन वाला वर्क होता है और उतना हमें क्विक नहीं चाहिए, तो ईएस वहां पे ब्लड में सप्लाई करेगा, तो वो काफी सारी चीज को धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। जबकि अगर एनएस वो मतलब काम करे आपके तो कहने का हमारा मतलब है इफिशियंसी कि बहुत ज्यादा आपका बर्बाद कहने का होगा। मतलब है कि एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए आया कि जहां हमें स्लो वर्क कराना है वहां पे एंडोक्राइन सिस्टम ही बेस्ट है, यही ना? ये सर वो आपको लगता है? उसका वाइड स्प्रेड हो जाएगा इजीली। हाँ अच्छा, आपको लगता है कि बॉडी कोई भी चीज को वर्क कराना चाहता है, कोई भी फंक्शन को परफॉर्म कराना चाहता है, आप ही कोई भी चीज को चाहोगे कि धीरे धीरे करें? अगर आपके पास फास्ट कराने की फैसिलिटी उपलब्ध हो तो आप चाहोगे कि चीजों को हम धीरे धीरे करें? कभी भी कभी नहीं चाहोगे। हर कोई चाहता है काम जल्दी जल्दी हो जाए, चाहते हैं ना जी? तो ये जवाब भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। रिभा का जवाब तो डायरेक्टली गलत है। और कोई बताना सर एक चाहता है? और रीजन है हाँ बोलिए। सर, जैसे आपने अभी प्रेसिडेंट वाला एग्जांपल दिया था, उसमें उनके पूरे डीप लोअर लेवल तक रीच नहीं हो पाता है, तो लोअर लेवल रीच के लिए ईएस सही है। मतलब लोअर लेवल रिच के लिए मतलब हर जगह पहुंचने के लिए ये कहना चाह रहे मतलब हैं? ये सर। और कुछ? नो सर। चलिए अब शिवानंद को बोलने दीजिए, वो भी हाथ खड़ा किया। बोलो। सर हम भी यही बोलना चाह रहे थे सर, नर्वस सिस्टम हर एक के चलिए पास जाकर समझ गए, ठीक नहीं सभी लोग सकता है। एग्जाम्पल से समझ गए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था प्रेसिडेंट वाला और प्राइम मिनिस्टर वाला। देखिए नो डाउट देश का महामहिम बोला गया राष्ट्रपति को, ना कि प्रधानमंत्री को। महामहिम मतलब समझ रहे हैं, सर्वोपरि पद, उससे बड़ा कोई पद नहीं। उसके पास सारा कंट्रोल है, और जिसके पास जो सर्वोपरि है वो तो बहुत अच्छा कंट्रोल करते होंगे ना। लेकिन क्या राष्ट्रपति हर जगह जा सकते हैं? नहीं जा सकते, संभव नहीं है। वो देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूं मानो आप। उनके लॉस से देश अनस्टेबल हो सकता है, इसलिए उनको हर जगह जाने का परमिशन नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, वो जब कंट्रोल करते हैं तो बड़ा फास्ट कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसीलिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जो हर जगह जाता हो, भले ही काम स्लो होता हो उनके कंपैरिजन में, लेकिन काम ये भी करते हो, उन्हीं से आदेश लेके करते हो, उन्हीं से आदेश लेके करते हो, ये बात बता दूं। लेकिन वो हर जगह जाने की एबिलिटी रखते हो। आपके बॉडी का मैक्सिमम जगह ऐसा है जहां ब्लड पहुंचता ही पहुंचता है, कुछ ही जगह ऐसा है जहां ब्लड नहीं पहुंचता है, कुछ ही जगह ऐसा है। और जहां ब्लड नहीं पहुंचता वहां ब्लड के कंटेंट तो पहुंच जाते हैं। मैं आपको पूरा फिजियोलॉजी में फील कराऊंगा। बस यूं समझो ना, आपके बॉडी का मैक्सिमम जगह ऐसा है जहां ब्लड पहुंचता ही पहुंचता है। और एंडोक्राइन सिस्टम ने अपना सिस्टम स्टैब्लिश इस तरीके से किया कि अपना इंफॉर्मेशन ब्लड के माध्यम से भेजेंगे। न्यूरॉन्स क्या है ना, एक तरीके का वायर है, तार है, पढ़ेंगे हम। और ये तार जो है वायरिंग हर जगह बॉडी में नहीं हो पाया, सच बता रहा हूं, ये वायरिंग हर जगह बॉडी में नहीं हो पाया। खास करके ऐसे टिश्यूज, ऐसे ऑर्गेन्स हमारे बॉडी के जो डीपली सिचुएटेड हैं,
या फिर कोई भी ऑर्गेन है उसके जो डीप टिश्यू है वहां तक न्यूरॉन्स नहीं पहुंच पाए। देखिए न्यूरॉन्स का जो हमारे बॉडी में वायरिंग हुआ है वो एक लिमिटेड अमाउंट में हुआ है, लिमिटेड लोकेशंस पर ही हुआ है, हर जगह नहीं हुआ है। जबकि हम सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। लोअर की तो बात ही छोड़िए, लोअर में तो है भी नहीं अच्छे से इतना नेटवर्क, एकदम वाइड स्प्रेड हैवी नेटवर्क सिस्टम। हम हायर ऑर्गेनिज्म में सबसे हायर ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर भी ये तो न्यूरॉन्स का वायरिंग हुआ प्रॉपर्ली, हर जगह नहीं हो पाया, मैक्सिमम जगह हुआ लेकिन हर जगह नहीं हुआ। लेकिन ब्लड तो आपका बॉडी में लगभग हर जगह पहुंच रहा है। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम हमें चूज करना है जो हर किसी को कंट्रोल करे, उसके लिए बेस्ट कौन है? एंडोक्राइन सिस्टम। भले ही टाइम लगेगा लेकिन कंट्रोल हर किसी को कर लेगा। लेकिन नर्वस सिस्टम हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो हर जगह जाके हर किसी को कंट्रोल करता है वो अपने मन से लबलुबी नहीं करेगा। हाँ, उसको नर्वस सिस्टम से आदेश मिलेगा, जाओ जी जाओ किडनी को देखो क्या कर रहा है, हालचाल पता करके आओ, जाओ काम नहीं कर रहा है बढ़िया। जब तक नर्वस सिस्टम आदेश नहीं देगा एंडोक्राइन सिस्टम को, तब तक एंडोक्राइन सिस्टम उसको कुछ नहीं बोल सकता है। पूरा बॉडी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, बार बार बोल रहा हूँ, पूरा बॉडी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। बहुत सारे ऑप्शन में तो बहुत मारोगे, नर्वस एंडोक्राइन बहुत, दोनों को मिलाकर एंडोक्राइन कर, लेकिन एक चूज करना पड़े तो पूरा बॉडी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के हर एक सेगमेंट को कंट्रोल कर रहा है एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। हाँ, नर्वस सिस्टम बहक ना जाए इसलिए नर्वस को एंडोक्राइन कंट्रोल कर रहा है, इसी को तो इंटीग्रेटेड सिस्टम बोल देते हैं। तो कितनों को समझ में आ गया कि इतना बढ़िया सिस्टम होते हुए, नर्वस सिस्टम होते हुए भी एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप हुआ हमारी बॉडी के अंदर। ये इसीलिए हुआ क्योंकि नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना हुआ एक प्रकार का वायर है, और ये वायरिंग हमारे पूरे बॉडी में नहीं है, हर जगह नहीं पहुंच पाता है, खास करके डीप टिश्यू में नहीं पहुंच पाता है। इसी वजह से एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में इवॉल्व हुआ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ग्लैंड्स बनते चले गए, और ग्लैंड्स का काम है केमिकल हार्मोन बना के सिक्रीट करना ब्लड में, ब्लड तो हर जगह जाता है, इंफॉर्मेशन हर जगह। दैट्स व्हाई एंडोक्राइन सिस्टम इवॉल्व। इस चैप्टर को पहले हम फिनिश करते हैं, तब हम जाएंगे एंडोक्राइन सिस्टम में अगले चैप्टर। आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की हमने मूल बातें कर ली थी कि भाई नर्वस सिस्टम जो है उसका यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? वो एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई को सेंस कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, और फिर उसको कंडक्ट भी कर सकता है, रेस्पॉन्ड भी कर सकता है। ये नर्वस सिस्टम की प्रॉपर्टी है, और ये सारी प्रॉपर्टी नर्वस सिस्टम की ड्यू टू अ वेरी स्पेशल टिश्यू जो है नर्वस टिश्यू, उसकी वजह से ही हो पाया है। नर्वस टिश्यू बोलिए या न्यूरॉन्स बोलिए, मैं आपको बताऊंगा नर्वस टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। तो ये सारे जो नर्वस सिस्टम के मैंने आपको यूनिक प्रॉपर्टी बताए थे 3-4, वो सब नर्वस टिश्यू की ही वजह से है। ठीक है, मैंने आपको सारी बातें बता दी थी कि जब नर्वस सिस्टम इवॉल्व हुआ तो पहली बार ये निडेरिया में, हाइड्रा में, सिलेंट्रेटा जो है वहां इवॉल्व हुआ। वहां नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल टाइप का है, कुछ नहीं, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स से नर्वस सिस्टम, वहां पे कोई ब्रेन वगैरह कुछ नहीं है। थोड़ा सा ऊपर आइए, इंसेक्टा में, आर्थ्रोपोडा के अंदर ब्रेन बना, लेकिन वैसा नहीं जैसा हमारे अंदर है। स्पाइनल कॉर्ड तो वहां है भी नहीं, ब्रेन है और न्यूरॉन्स का गुच्छा है जिसको बोलते हैं गैंग्लियन। ठीक है, इसके बाद आइए आप सबसे हायर ऑर्गेनिज्म, सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो हम लोग का ह्यूमन, हमारे अंदर नर्वस सिस्टम के नाम पे क्या है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और कई सारे न्यूरॉन्स, इनसे बना हमारा नर्वस सिस्टम। और ब्रेन हमारा हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रेन, ऐसा ब्रेन किसी के पास नहीं इस अर्थ पर। तो कुल मिला के हम सबसे हायर ऑर्गेनिज्म, और हमारे अंदर नर्वस सिस्टम का मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म पाया जाता है। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ आगे। देखिए, आपके सिलेबस में चीजों को कंसाइज कर दिया गया है, आपको केवल पढ़ाया जाता है क्या? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आप बोलेंगे सर लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ये नहीं पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उतना इन्फॉर्मेशन मैं आपको एनिमल डायवर्सिटी में दे दूंगा। तो आप बोलेंगे सर लोअर ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं है क्या? होता है, होता है, उस तरीके से नहीं होता जैसे हमारे अंदर होता है, और जैसे भी उसके अंदर होता है ये आपके लेवल पे पढ़ना काम का नहीं। इनफैक्ट आप एमबीबीएस में भी नहीं पढ़ोगे चीजें। अगर आप बीएससी एमएससी करते हो ना, तब आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना पड़ेगा इनवर्टिब्रेट्स, सेकंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा वर्टिब्रेट। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का पढ़ा है हम लोगों ने, मोलस्का का पढ़ा है, प्रॉन का भी पढ़ा है, बहुत सारे चीजों का पढ़ा है रेगुलेशन। लेकिन वो हम लोगों का भी ना बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि देखिए हम वो उस चीजों को इसलिए पढ़ा दिया जाता है बीएससी एमएससी में ताकि लोग सभी के बारे में समझ जाएं। लेकिन सभी का टारगेट होता है ह्यूमन को समझे। हाँ, जिनको रिसर्च करना है उसी पर
लोअर ऑर्गेनिज्म पर, उनके लिए वो बेनिफिशियल है पढ़ाई करना। तो कुल मिला के आप ये समझिए, आपको तो आपके सिलेबस में सीधा टारगेट दे दिया गया कि आप ह्यूमन का नर्वस सिस्टम पढ़ाई कर लीजिए 11, ठीक है। और एमबीबीएस में भी आप ह्यूमन के ही नर्वस सिस्टम को एलोबरेट करेंगे। तो आइए सीधा सीधे हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, एक ही बात है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। चलिए ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है, ये दो चीजों का मतलब, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टडी करने के लिए, ध्यान से सुनते चलिएगा। एक को बोलते हैं हम लोग सीएनएस, ठीक है, और एक को हम लोग बोलते हैं पीएनएस। सीएनएस और पीएनएस क्या है, आइए समझते हैं। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक होता है पीएनएस, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बस लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम, इसके बारे में आज के बाद कभी फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये अपने आप में मीटिंग से बाहर कैसे चला गया था जी? सर आपका लैग मार रहा था बहुत तगड़ा वाला। सभी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ एक बार लिखिए यस या फिर नो प्रॉब्लम। मैं समझ गया, मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या है, मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या। प्रॉब्लम ये है ना कि वो क्या होता है कि मैं फ्रेश होने से पहले सारा सेटअप क्लास का तैयार कर देता हूँ, ठीक है, ये लैपटॉप वगैरह सब जो है पूछ पाछ के लगा के, मैं सोचता हूँ टाइम बचाने के लिए मैं जूम का ऐप खोल लेता हूँ, खाली स्टार्ट नहीं करता हूँ मीटिंग। ये मैं 3-4 दिन से जज कर रहा हूँ, जब जब मैं ऐसा करता हूँ तब तक लैग होता है, मतलब वो बीच में अटकने लगता है। अभी मैं नया मीटिंग क्रिएट करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अगले मीटिंग में मिलते हैं और पढ़ते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। आइए अगले मीटिंग में स्टार्ट करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम।